हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए इकोनॉमिक पैकेज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेज 1 ऑफ द पैकेज और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेज 2 ऑफ द पैकेज। सो लेट्स बिगिन विद इट। दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जब नेशन को एड्रेस किया तो इन्होंने पूरे भारत की परिकल्पना को 5 पिलर्स पे डिपेंडेंट बताया। और ये 5 पिलर्स हैं क्या? हमारी इकोनॉमी, उससे जुड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारा सिस्टम, उसके बाद हमारी इतनी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, और उसके बाद क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट नेशन है पॉपुलेशन वाइज, तो हमारी सो लार्ज डिमांड। ओके, इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज दिया 20 लाख करोड़ रुपीस का, जो हमारे इंडिया के जीडीपी के 10% के इक्विवेलेंट है। ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसके मेजर हाईलाइट्स क्या हैं आखिर इस पैकेज के। देखिए, 1.70 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसकी हम बात करें अगर, तो इंश्योरेंस कवर देने की बात कही गई है हर हेल्थ वर्कर को अप टू ₹50 लाख। उसके बाद जो 80 करोड़ पुअर पीपल हैं, इनको हर महीने गेहूं या चावल, दोनों में से कोई एक चीज़ 5 kg तक प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। इसी के चलते 1 kg पल्सेस यानी 1 किलो दाल इन्हें नेक्स्ट 3 मंथ्स तक प्रोवाइड की जाएगी। फिर वो विमेन जिनके पास जनधन अकाउंट है, इनके अकाउंट में नेक्स्ट 3 मंथ्स तक 500 रुपीज़ पर मंथ अवेल किए जाएंगे। इसके तहत लगभग 20 करोड़ वुमेन्स को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, ताकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं इनको बेनिफिट हो सके। इसके साथ ही अगर आप देखिए, मनरेगा आपने नाम सुना ही होगा, 100 दिनों का रोजगार, इसका जो डेली वेज है इसको भी इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 182 रुपीज़ टू 202 रुपीज़ पर डे। ओके, इसके साथ ही जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, आपके स्व सहायता समूह होते हैं, इनको बिना कोलैटरल के लिए पहले लोन लेने की लिमिट थी 10 लाख रुपीज़, ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 20 लाख रुपीज़। कोलैटरल क्या होता है ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के बारे में। कंप्लायंस क्या होते हैं? जो भी हमें एक गोल या एक डेडलाइन दे दिया जाता है कि आपको ऐसे फॉलो अप करना है, तो वही हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे कंप्लायंसेस होते हैं कि इस डेट तक आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी फाइल करना है, इस तरीके की चीज़ें। तो फिलहाल लॉकडाउन के चलते और सारे कोरोना इफेक्ट के चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेडलाइंस को एक्सटेंड किया है। जैसे हम बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न को एक्सटेंड करके 30 जून तक इसकी डेडलाइन दी गई है। वहीं जीएसटी फाइलिंग की भी डेट को एक्सटेंड करके जून 2020 कर दिया गया है। ओके, उसके बाद कस्टम से जुड़े जितने भी क्लियरेंसेज हैं इनको 24/7 यानी 24 घंटे कर दिया गया है 30 जून तक। और इसके साथ ही देखिए, जब हम दूसरे एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो कई बार, जैसे अगर एसबीआई का मेरे पास एटीएम कार्ड है और मैं एचडीएफसी से विड्रॉ करती हूँ, तो हमें जो एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस कई बार पे करने पड़ते हैं, उससे भी हमको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो 3 लाख करोड़ रुपीस के कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स की बात की गई है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई क्या है? हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इस पैकेज में एमएसएमई पर खास फोकस किया गया है, क्योंकि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी है, इट कंप्राइजेज ऑफ एमएसएमईज ओनली। ओके, यानी छोटे उद्योगों से मिलकर ही हमारी इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी बनी है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनके ऑलरेडी 25 करोड़ रुपीस तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है। वो लोग एलिजिबल होंगे इस तरीके के लोन के लिए। ओके, और लोन्स देगा कौन? जाहिर सी बात है, बैंक से एनबीएफसीज। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बैंक्स और एनबीएफसीज को इंश्योर कराने के लिए ये बात कही है कि 100% क्रेडिट गारंटी कवर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर। बहुत ही लेमन भाषा में अगर मैं कहूँ तो क्रेडिट गारंटी कवर एक इस तरीके की चीज़ है कि आप लोन ले लीजिए, हम अश्योर करते हैं कि आपका लोन वापस आएगा। ओके, फिर हम बात करें ₹20,000 करोड़ टू सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। तो देखिए, जो आपकी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं या जो डिफिकल्टीज़ को फेस कर रही हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, इसकी अपनी फर्म है, कोई भी छोटा सा इसकी कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे बुनाई कढ़ाई या किसी भी चीज़ की, और ये गवर्नमेंट है। जायज़ सी बात है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस ए नाम के व्यक्ति को लोन्स लेने की ज़रूरत होगी, और इस व्यक्ति ने लोन भी लिए होंगे कई जगह से। तो सबऑर्डिनेट डेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप यानी ए नाम का व्यक्ति, जब आपके पास पैसे हों तब आप हमारे लोन्स को रिपे करिएगा। और वो भी कब? जब आप अपने बाकी के लिए लोन्स को रिपे कर दें।
यानी कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है इसने और भी जगह से लोन ले रखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के पैसों से या किसी भी और के पैसों से काम बन जाता है। तो अगर आपके पास पैसे आए तो आप बाकी सारे लोन पहले चुका दीजिए, उसके बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो आप हमको लोन वापस कर दीजिए। ये होता है सबऑर्डिनेट डेट। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इट इज एनी टाइप ऑफ लोन दैट इज पेड आफ्टर ऑल अदर कॉर्पोरेट डेट्स आर रीपेड। ठीक है, यानी बाकी सारे जो भी आपके कर्जे या लोन है इनको चुकाने के बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो आप हमको वापस कर देना, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट डेट। यानी कि आप इसको अगर लेट भी चुकाओगे या किसी तरीके से नहीं भी चुका पाए तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ने ई मार्केट लिंकेजेस की बात की है, सेम एमएसएमईज के लिए बढ़ावा देने के लिए, इनका ई मार्केट बढ़ाने के लिए, और इसी के तहत 45 डेज क्लियरेंसेस की बात भी कही गई है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एमएसएमईज हैं इनकी डेफिनेशन को भी रिवाइज किया गया है। पहले देखिए मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर और सर्विस एंटरप्राइज के आधार पर अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी। जैसे 25 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो में आते थे मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, और अगर 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप सर्विस एंटरप्राइज के तहत माइक्रो में आया करते थे। इस तरीके की लिस्ट थी। अब लेकिन माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया है। अब कोई दो अलग अलग क्राइटेरिया ना होके एक ही मापदंड है, पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप माइक्रो में आते हैं, और इसी तरीके से स्मॉल एंड मीडियम के लिए। तो आप एक बार प्लीज गो थ्रू जरूर होइएगा इस लिस्ट से। आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्लोबल टेंडर्स टू बी अलाउड अप टू ₹200 करोड़। ये क्या बात है? आप जानते हैं कि हर चीज़ के लिए टेंडर होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट नया रेलवे ट्रैक बनवाना चाहती है या कोई भी रोड्स डेवलपमेंट करना चाहती है तो इसके लिए गवर्नमेंट टेंडर भरती है। आपने सुना ही होगा, लोग टेंडर फाइल होते हैं और उसके बाद अलॉटमेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, देखिए, और जब भी टेंडर लगते हैं, जब भी टेंडर्स की बोली होती है तो इसमें सब अप्लाई करते थे, इंडियंस भी और फॉरेनर्स भी, सब। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अप टू ₹200 करोड़, यानी वो टेंडर जिनकी कीमत 200 करोड़ रुपए तक होगी उनको हम ग्लोबल टेंडर्स को अलाउ नहीं करेंगे उनमें, यानी कि फॉरेनर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर हम इंडियन से ही विद इन इंडिया ही करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा काम हम अपने देश के अंदर करेंगे उतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हम बनेंगे, और इसके साथ साथ ही ये प्रमोट करेगा हमारे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को। दोस्तों, बात करते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की। तो हम सब जानते हैं 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गवर्नमेंट ने ये कहा था जो 12% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है और 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, ये फिलहाल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी नेक्स्ट 3 महीनों के लिए। यानी लोगों की सैलरी से डिडक्ट ना होके इस पूरे 24% पैसे को गवर्नमेंट देगी अगले 3 महीनों के लिए। ठीक है, और बाकी के, लेकिन अब फिलहाल क्या कहा गया है इस पैकेज में कि अनदर 3 मंथ्स के लिए इसको एक्सटेंड किया जाएगा, यानी जून, जुलाई, अगस्त में। याद रखिएगा, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंदर जो लोग आते हैं इसमें मेजरली वो कवर्ड हैं वो कंपनीज जिनके, वो इस्टेब्लिशमेंट्स जिनके 100 एम्प्लॉयज़ होते हैं और 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 15,000 से कम सैलरी को पाते हैं। तो ये उनके लिए था कि गवर्नमेंट ने कहा था जो 24% ऑफ टोटल ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है ये गवर्नमेंट बेयर करेगी फॉर 3 मंथ्स, और अब इसको एक्सटेंड किया गया है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स अप टू अगस्त 2020। फिर दोस्तों बात करते हैं उनकी जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंदर कवर नहीं होते, इनके लिए ये छूट दी गई है कि जो आपका एग्जिस्टिंग 12% रेट था, यानी एम्प्लॉयर 12% अपनी तरफ से जमा कराता है और एम्प्लॉय की सैलरी से भी 12% कटता था एज पीएफ, तो इस 12% को फिलहाल 10% कर दिया गया है। तो एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से 2% कम देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, उसके पास जो पैसे बचेंगे वो अपने बिजनेस में लगा सकता है। वहीं आप एम्प्लॉय की बात करें तो उसके पास पहले 12% उसके पैसे कट के पीएफ में जाया करते थे, अब 10% जा रहे हैं, तो उसके हाथ में पैसे ज़्यादा रह पाएंगे। जब हाथ में पैसे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएगा और अल्टीमेटली डिमांड का क्रिएशन होगा। ये लिमिट भी नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए रिवाइज की गई है। पर याद रखिए, इसमें जो CPSEs हैं यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और जो आपके PSUs होते हैं इनको कवर नहीं किया गया है। ओके, और वो लोग जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंदर कवर्ड हैं उनको तो पूरा 24% गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही रही है। हमने पिछली स्लाइड में ही इसको समझा था। आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू TDS एंड TCS रेट रिडक्शन। ठीक है, ये TDS और TCS जो वर्ड्स हैं ये आपने सुने ही होंगे अगर आप इनकम टैक्स से जुड़े हैं। ये आए दिन आप गो थ्रू होते रहते हैं और मे बी आपको इनका डिफरेंस पता भी हो, लेकिन मैं एक लेमैन लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब ये है, यहाँ पे जो गिवर होता है, जो आपको पैसे दे रहा होता है, वो आपके टैक्स के अमाउंट को काट लेता है। मान लेते हैं मेरी सैलरी 10 रुपये है, ठीक है, और मेरे जो एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने मुझे हायर किया हुआ है ये मुझे 8 रुपये देते हैं और ये कहते हैं जो बचे तुम्हारे 2 रुपये हैं इसको मैंने
तुम्हारे टैक्स के रूप में जमा करवा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो ये कहलाता है टीडीएस, जहाँ पे जो गिवर था, जो पैसे दे रहा था, वही आपके टैक्स के अमाउंट को काट लेता है। ओके, अब बात करें अगर टीसीएस की, तो देखिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है ये कुछ ही चीज़ों पे अप्लाई होता है, मेजोरिटी ऑफ चीज़ों पे टीडीएस ही अप्लाई होता है। तो वो कुछ चीज़ें हैं क्या, जैसे कुछ स्पेशल तरीके की लकड़ियाँ होती हैं। देखिए बेसिकली वो सेक्टर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, असंगठित क्षेत्र हैं, जिनके बारे में पता लगाना या किसी तरीके का पेपर वर्क रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ खास लकड़ियाँ हो गई, आपका टिम्बर हो गया, उसके बाद जो आपके स्क्रैप वर्कर्स होते हैं, जिसे हम आम भाषा में रद्दी वाला या कबाड़ी वाला कहते हैं, ये बेसिकली उन पे अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका रिसीवर होता है वो टैक्स के अमाउंट को देता है। टीडीएस में हमने समझा जो गिवर है, जो पैसे दे रहा है, वही टैक्स के अमाउंट को काट लेता है। टीसीएस हम समझते हैं, मान लीजिए मैंने एक रद्दी वाले को 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा। ओके, 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा, मैंने उनसे ये कहा कि ये 1 करोड़ रुपए तो सामान के हुए, इसके साथ ही उस समय मान लेते हैं अगर टीसीएस का रेट 2% चल रहा है, तो आप 2% पैसे मुझे एक्स्ट्रा दीजिए। या 1 करोड़ का 2% हुआ 2 लाख रुपए, तो आप मुझे 1 करोड़ 2 लाख रुपए दीजिए। ये जो 2 लाख रुपए हैं ये मैं आपके पैन नंबर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेव करवा दूंगी एज योर टैक्स। ठीक है, तो ये टीसीएस होता है, यानी कि जो यहाँ पर रिसीवर होता है पैसे का, यहाँ पर मैं रिसीव कर रही थी पैसे, वही एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेता है टैक्स के रूप में। और टीडीएस में क्या होता है, जो गिवर होता है वो आपके टैक्स के अमाउंट को वहीं डिडक्ट कर लेता है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। तो न्यूज़ ये है कि इसके जो रेट्स हैं उसको गवर्नमेंट ने 25% रिड्यूस किया है। जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल से देखूँ, तो अगर 10 रुपये मेरी सैलरी थी और 8 रुपये मैं पे किया करती थी और 2 रुपये एज टैक्स जाता था गवर्नमेंट के पास, तो फिलहाल गवर्नमेंट ने मान लेते हैं हम इसे रिड्यूस कर दिया, 1 रुपये कर दिया, तो ये जो 8 रुपये हैं इसके बदले मेरे पास आएंगे 9 रुपये। तो देखिए मेरे हाथ में जब पैसे बढ़ेंगे तो मैं ज़्यादा स्पेंड करूंगी, ज़्यादा स्पेंड होगा तो अल्टीमेटली डिमांड का जनरेशन होगा। तो इसलिए सारे टीडीएस और टीसीएस के रेट्स को भी गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया है। तो इसके साथ ही ये जो चीज़ें हैं ये अप्लाई होती हैं सारी प्रोफेशनल फीसेस पर, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, जो भी लोग इसके लिए अंडर एलिजिबल हैं वो। ठीक है, फिर बात करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है, इसको एक्सटेंड किया गया है, हमने देखा है नवंबर 2020 तक, और जो आपके टैक्स ऑडिट्स हैं इनकी डेट को भी एक्सटेंड किया गया है अक्टूबर 2020 तक। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है, देखिए इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप जानते हैं, इनके लिए एक टाइम अलॉटेड होता है कि इतने दिनों में आप इतने किलोमीटर सड़क बना के देंगे या इस तरीके से। तो क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन के चलते सारे पैकेजेस काम नहीं कर पाए और अवेलेबल नहीं थे मजदूर वगैरह, तो काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पेंडिंग पड़े। तो गवर्नमेंट ने 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है कि आपका जो बचा कुचा काम है कॉन्ट्रैक्टर्स, आप उनको 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दो। इसके साथ साथ ही 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है डिस्कॉम्स के लिए। डिस्कॉम्स अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो पावर जनरेशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी खरीद करके सबको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। आप ये देखते हैं इस तरीके के पोल्स वगैरह जो लगे होते हैं ये सारे डिस्कॉम के अंदर आते हैं। तो ये जो डिस्कॉम्स हैं ये भी फिलहाल काफ़ी सारे इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जैसे गांव वगैरह में बिल माफ़ हो जाते हैं या किसी और तरीके का कमर्शियल पर्पज़ के लिए अलग है, और ये आपके जो घरों में आप बिजली चलाते हैं इसके लिए अलग रेट्स हैं बिजली के, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके चलते इनका भी बहुत सारा अमाउंट पेंडिंग था जो इन्हें वापस करना था पावर जनरेशन कंपनीज को, लेकिन फिलहाल ये इस चीज़ को वापस नहीं कर पाए, तो ये भी दे आर ऑल्सो मेकिंग लॉसेस। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है ताकि ये भी अपनी बकाया राशि को पे कर सकें और सारे सेक्टर में वापस एक स्फूर्ति लाई जा सके। तो आई होप आपको एक मेजर पिक्चर क्लियर होगा इस इकोनॉमिक पैकेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेज 2 की कुछ खास बातें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।